हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जान लिया है और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। अब मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। सो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है ना। और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। ये प्रिपेयर की जाती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप ऑल पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स टुगेदर विद द नेट रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स हैं, है ना, उन सबको मिला करके, है ना, साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट रिजल्ट निकलता है उसके थ्रू ये प्रिपेयर की जाती है ना। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है बैलेंस शीट की, है ना, वहां पे हम शो करते हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल को, और जो राइट हैंड साइड होती है वहां हम शो करते हैं एसेट्स को। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता। ठीक है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है ना, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरियस लेजर बैलेंसेस, जो लेजर बैलेंसेस के थ्रू बनाई जाती है। Hence, to or by is never prefixed before any item of the balance sheet। इसलिए जो भी हम आइटम्स शो करेंगे बैलेंस शीट में, उसके आगे हम टू या बाय का यूज नहीं करेंगे। In the balance sheet, total of assets must be equal to the total of liabilities and capital। बैलेंस शीट में क्या होता है, जो हमारी टोटल एसेट्स होती है ना बैलेंस शीट में, वो टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। ऑन केयरफुल असेसमेंट, इट इज नोटेड दैट कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज व्हाट रिमेन्स आफ्टर पेइंग ऑफ द थर्ड पार्टीज बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर। देखिए कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल वो एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, एज व्हाट रिमेन्स आफ्टर पेइंग ऑफ थर्ड पार्टीज बिलोंग टू द प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटर जो है थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट कर देता है उसके बाद जो बचेगा, है ना। तो जितनी हमारी एसेट्स है, जितनी हमारी लाइबिलिटीज हमने पे कर दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया हमारे पास कैपिटल बच गया। इफ अगर हमारी टोटल एसेट्स डज नॉट एग्री विद द टोटल लाइबिलिटी एंड कैपिटल, सो देयर इज अ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग, है ना। सो एंड द रीजन फॉर द सेम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। तो यहाँ ऐसा बोला गया है कि अगर हमारी टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ गलती जरूर है, डेफिनेटली समथिंग कुछ गलत है ना। और उसका कारण हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, द बैलेंस शीट इज ऑफन रेफर्ड टू द मिरर ऑफ बिजनेस, है ना। तो ये बिजनेस के लिए एक मिरर है ना, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एट वन ग्लांस द सिचुएशन ऑफ द, तो एक ही मतलब नजर से हमको एंटरप्राइजेस की सिचुएशन का पता चल जाता है किसी सर्टेन डेट को। सम ऑफ द पॉपुलर डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है ना। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास इसके फीचर्स दिए गए हैं। तो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट फॉर्म्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो जो बैलेंस शीट है वो फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है ना, जो एंटरप्राइजेस की जो फाइनल अकाउंट्स है उसका एक पार्ट है। अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, पर ये एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है वेरियस लेजर बैलेंसेस से। टू और बाय इज नेवर प्रीफिक्स्ड बिफोर, जैसा कि इसने बताया टू और बाय का यूज नहीं होता है ना, किसी भी आइटम को शो करने से पहले। समरी ऑफ अकाउंट्स, इट रिप्रेजेंट्स summary of personal and real accounts that are still open, that is they have not been closed through a transfer to trading and profit loss account। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है वो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट एक समरी है, दैट आर स्टिल, जो अभी तक ओपन है, मतलब दैट इज दे हैव नॉट बीन, जिसको अभी तक क्लोज नहीं किया गया है ना,
ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। डेबिट बैलेंसेस ऑफ सच अकाउंट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए जिसका भी डेबिट बैलेंस होगा, है ना, जिस भी अकाउंट का, उसको एसेट साइड में राइट हैंड साइड में शो करेंगे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड। द टोटल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट एग्री, है ना, एल्स कमिटेड। देखिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो बैलेंस शीट का जो टोटल होता है एसेट और लायबिलिटी का, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, है ना, एग्री होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, देयर इज एन एरर कमिटेड समवेयर, तो इसका विच शुड बी, तो उसका हमको पता लग जाएगा, वो रिफ्लेक्ट रेक्टिफाइड हमको सॉरी करनी पड़ेगी, उसका पता अगर हमको लगता है ना, रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर नहीं आता है तो। ठीक है, इसलिए दोनों साइड में इक्वालिटी का होना जरूरी है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट अ पर्टिकुलर डेट इन टाइम एंड नॉट फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है किसी पर्टिकुलर डेट को, है ना, पर्टिकुलर डेट इन टाइम, पर किसी ये फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। This is because even a single transaction can cause a change in assets and liabilities of an organization. So this is because even a single, देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी, है ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज ला सकती है, चेंज ला सकती है। ठीक है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक टाइम की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है। फॉलोज गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट। द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए जो आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैलेंस शीट जो शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है किसी बिजनेस की, है ना, जो भी हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं, ये फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम अनसर्टेन कर सकते टू असर्टेन नेचर वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट्स इन्वॉल्व इन दी बिजनेस। ठीक है, तो क्या एसेट्स की नेचर है, वैल्यू है, कॉस्ट है, वेरियस एसेट्स और लायबिलिटी की, है ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एसेट की बात की गई है। दूसरा टू असर्टेन नेचर वैल्यू कॉस्ट ऑफ वेरियस लायबिलिटी। देखिए चाहे वो लायबिलिटी है या आपकी एसेट है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या कॉस्ट है, क्या नेचर है, वो सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंस शीट से। उसके बाद टू कैलकुलेट द क्लेम्स ऑफ प्रोपराइटर टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर प्रोपराइटर ने कोई क्लेम किया है तो उसको कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं, है ना, अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, एंड एनी एडिशन और रिडक्शन मेड इनटू इन द करंट ईयर। अगर हमने उसने कुछ और मतलब कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या कैपिटल को विड्रॉ किया है, तो इन सब बातों का पता हमको बैलेंस शीट से चल जाएगा। ठीक है, टू एस्टेब्लिश द सॉल्वेंसी, फर्म की सॉल्वेंसी को अगर हमने एस्टेब्लिश करना है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, है ना, तो भी इसका यूज है, इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए सॉल्वेंसी होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ, है ना, जब कोई बिजनेस फर्म अपनी एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सकती है, पे कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर हमारी एसेट्स हमारी लाइबिलिटी से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि एक फर्म जो है सॉल्वेंट है। ठीक है, बट अगर एक फर्म की एसेट्स उसकी लाइबिलिटी से कम है ना, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो हम उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंसी फर्म की सॉल्वेंसी को एस्टेब्लिश करना हो तो भी इसकी इंपॉर्टेंस है। टू असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, देखिए अगर हमने ओपनिंग एंट्रीज बनानी हो, है ना, बिगिनिंग नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो भी बैलेंस शीट हमारी हेल्प करती है ना। सो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस, मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी इसकी बता दी। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन को बताया गया है। So a clear and correct understanding of the basic division of assets and liabilities and the meanings which they signify and the amounts which they represent is very essential for proper perspective of financial position of a business concern. So in this section we have classified the assets and liability। देखिए
यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया गया है, उसके मेजर हेड्स को बताया गया है। देखिए सबसे पहले एसेट साइड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो एसेट्स क्या होती हैं? ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, बिजनेस की संपत्ति है। इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग विच अ बिजनेस ओन। देखिए बिजनेस जिसका ओनर है ना, उस उन उन सब को बताने वाला है ना। देखिए बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस के अधिकार में है, जो जिसका बिजनेस स्वामी है, उन सब को प्रेजेंट करती है हमारी एसेट्स। एंड हैज मनी वैल्यू, जिसकी कोई मनी वैल्यू है, ठीक है। एसेट्स आर ऑलवेज शोन ऑन दी डेबिट बैलेंस। देखिए एसेट्स का जो मतलब बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, इसलिए इसको राइट हैंड साइड में हम शो करते हैं, ठीक है। एसेट्स आर क्लासिफाई ऑन दी, अब एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है उसकी नेचर के बेस के ऊपर। वेरियस टाइप्स की एसेट्स है। पहला है फिक्स्ड एसेट। Fixed assets are the assets which are acquired and held permanently and used in business with the objective of making profits and not for resale। देखिए जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, आर द एसेट, वो फिक्स्ड एसेट्स आर द एसेट which are acquired and held permanently एंड यूज्ड इन द बिजनेस, जिसको मतलब खरीदा गया है ना, जो परमानेंटली बिजनेस में रहेगी, ठीक है, बिजनेस के यूज के लिए, ठीक है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जिसको प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदा गया है, जिसको नॉट फॉर रीसेल पर्पज से खरीदा गया है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इन सभी फिक्स्ड एसेट्स को हमने परचेज किया है, क्यों? क्योंकि हम इनको बिजनेस में यूज करेंगे और इसके थ्रू हम बिजनेस को चलाएंगे और बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेंगे, है ना। इसको रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा गया है। फिर है करंट एसेट्स, ये दूसरा हेड है यहाँ पे, करंट एसेट्स। एसेट्स ऑफ द बिजनेस इन देखिए जो एसेट्स हमारे पास, कैश, डेटर, बैंक बैलेंसेस, बिल्स, रिसीवेबल, अनसोल्ड स्टॉक, ये सारी की सारी हमारी करंट एसेट्स है ना। एज दे कैन बी रियलाइज्ड विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, इनको हम रियलाइज कर सकते हैं विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। और 1 ईयर टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी, है ना, या 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज कर सकते हैं, या इनका यूज कर सकते हैं हम किसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। सो इन अदर वर्ड्स, करंट एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो हमारा करंट एसेट्स होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो करंट एसेट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, ठीक है, विद इन 1 ईयर, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। सो दे में वेरी टाइम टू टाइम, है ना, ड्यू टू टेम्परेरी इन नेचर, और सो दे आर ऑल्सो टर्म एज फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट। तो देखिए जो हमारी करंट एसेट होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हैव डिफाइनाइट फिजिकल शेप। जो टेंजिबल एसेट होती है उसकी एक फिजिकल शेप होती है और आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस होती है उसकी, है ना, उसकी एग्जिस्टेंस होती है। आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, है ना। एंड हैव अ वॉल्यूम, और उसका एक वॉल्यूम होता है, जैसे कि यहाँ पे लैंड है, कैश है, स्टॉक है, ये हमारे लिए, ठीक है, ये टेंजिबल है। तो टेंजिबल एसेट्स कैन बोथ, देखिए टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट भी हो सकती है और टेंजिबल एसेट्स करंट एसेट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। द एसेट्स विच हैव नो फिजिकल शेप। देखिए जिस एसेट्स का कोई फिजिकल शेप नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कैन नॉट बी, जिसको हम देख नहीं सकते, फील और फेल्ट, है ना, बट हैव वैल्यू आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। और ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है अंडर फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एसेट्स, ये जो है एसेट्स नहीं है, बट आर लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये हमारे कुछ लॉसेस हैं
कुछ हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है ना, येट टू बी रिटन ऑफ, जिसको रिटन ऑफ करना बाकी है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर है वेस्टिंग एसेट्स, दीज एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड डिप्लीटिंग एसेट, ये डिप्लीटिंग एसेट्स हैं, वेस्टिंग एसेट भी बोलते हैं इनको, है ना। जैसे कि हमारे माइंस, टिम्बर, लकड़ी, फॉरेस्ट, है ना, क्वारीज etc., which become exhausted in value by way of exhibition of the minerals, कटिंग ऑफ वुड, ठीक है। जैसे कि हमने अपने जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, हमने उनका यूज कर लिया, है ना। हमने जो है वो माइंस का यूज किया, टिम्बर लकड़ी का यूज किया, ठीक है। ये सारी बातें, हमने लकड़ी को काटा, वुड को काटा, ठीक है। तो ये सारी हमारी जो है वो वेस्टिंग एसेट्स हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सो सच एसेट्स आर यूजुअली नेचुरल रिसोर्सेज विद फिजिकल लिमिटेशन, तो ये एसेट जो है जनरली जो है नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, है ना, और विद फिजिकल लिमिटेशन के साथ, मतलब ये लिमिटेड लिमिट में होती है, ठीक है, ऐसा यहाँ बताया गया है, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से इसको रीड कर देता हूँ कि ये वो एसेट्स होती हैं, है ना। इन एसेट्स को डिप्लीटिंग एसेट बोलते हैं, जैसे कि माइंस, टिम्बर, फॉरेस्ट, क्वारीज, ठीक है। विच बिकम एग्जॉस्टेड इन वैल्यू, जिसकी वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाती है बाय वे ऑफ एक्सकवेशन, ये एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन का मतलब है खुदाई करना, ठीक है, ऑफ द मिनरल्स, कटिंग वुड, ठीक है। आर इसको बोलते हैं हम वेस्टिंग एसिड, आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो हमारे पास फिजिकल लिमिटेशन में होते हैं, तो ये वेस्टिंग एसिड्स हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में डिफरेंस बताया गया है। देखिए, टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है एंड दे कैन बी सीन और टच, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, ठीक है। इंटेंजिबल जो एसेट्स होती हैं उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना हम उनको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एंड करंट, जैसे गुडविल है किसी, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, जो गुडविल होती है ना, किसी फर्म की प्रसिद्धि, है ना, कोई फर्म, किसी फर्म का बहुत नाम है ना, तो हम उसको फील कर सकते हैं स्टूडेंट, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड करंट, टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, पर इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आती है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है वो टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज की जाती है ना, और जब डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाई जाती है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, तो उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है ना, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। और इंटेंस, देखिए बार बार किसी एसेट्स को हम यूज कर रहे हैं तो यूज करने की वजह से, है ना, तो उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, है ना, वो अमोर्टाइज हो जाती हैं, है ना, उनकी वैल्यू गिर जाती है, अमोर्टाइजेशन, जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते जाएंगे, है ना, तो एसेट एसेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है, डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन। उसके बाद रिस्क ऑफ लॉस, दीज एसेट्स हैव अ रिस्क ऑफ लॉस, देखिए, ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। तो जो ये जो एसेट्स होती है टेंजिबल एसेट्स, इनमें आग लग सकती है, ये चोरी हो सकती है, इनका एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो सपोज करिए तो हमारी जो एसेट्स है वो, मतलब हमारी एसेट्स को खतरा हो सकता है। जबकि जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है कैन नॉट हैव रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट, पर जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनमें आग लगने का या चोरी होने का कोई भी खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एज अ सिक्योरिटी, लेंडर्स इजीली एक्सेप्ट टेंजिबल एसेट्स एज अ सिक्योरिटी,
तो जो लैंडर्स होते हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं टेंजिबल एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी, है ना। जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं, है ना, तो बैंक वाले बोलेंगे कि बिजनेस को कि आप अपनी एसेट्स को क्या कर दो, गिरवी रख दो। तो हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर को, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी गिरवी रख सकते हैं। पर लैंडर्स डू नॉट एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है उसको जो है लैंडर एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, और यहाँ पे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, देखिए अब नेक्स्ट, liabilities. A liabilities is an amount which a business firm is liable to pay legally. देखिए liability एक वो अमाउंट होता है जिसको एक बिजनेस फर्म लीगली लाइबल है पे करने के लिए, मतलब उसको पे करना पड़ेगा। ऑल द अमाउंट्स विच आर द क्लेम्स बाय आउटसाइडर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन लाइबिलिटीज, ठीक है। जितने भी अमाउंट्स हैं, है ना, जितने भी अमाउंट्स है विच आर क्लेम बाय आउटसाइडर, है ना, जो क्लेम किए गए हैं आउटसाइडर के थ्रू, मतलब आउटसाइडर जो है अपनी पेमेंट मांगेंगे, है ना, ऑन दी एसेट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स पर, है ना, तो वो क्या है हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं। और लाइबिलिटीज का हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर शोन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड इन द बैलेंस शीट, है ना, यानी कि लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है इनको लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया गया है। देखिए सबसे पहले ओनर्स कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो वो अमाउंट जो बिजनेस के ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है वो कैपिटल है। इन एडिशन टू इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इन एडिशन टू इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर हम क्या करते हैं, इसके अलावा कोई, यहाँ पे लिखा गया है प्रोप्राइटर्स में इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। देखिए देखिए स्टार्टिंग में जो कैपिटल हमने लगाई उसको हम बोलेंगे इनिशियल कैपिटल। इसके अलावा भी प्रोप्राइटर क्या करता है, एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है एंड विड्रॉ कर सकता है कुछ अमाउंट्स को बिजनेस से, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ओनर्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। तो ओनर की कैपिटल को यहाँ पे लिखा गया है कि उसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ इज द टोटल फंड ऑफ प्रोप्राइटर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डेट पर प्रोप्राइटर के पास जो टोटल फंड है वो नेटवर्थ है ना। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आएगा नेटवर्थ में, कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए तो जो हमारी कैपिटल होती है उसमें इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ठीक है, और इसमें जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स वो माइनस हो जाती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस हो जाता है, ठीक है, ऐसा यहाँ बताया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज कैपिटल, ठीक है, जो एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स। So liabilities repayable after a specific duration of a long period of time are called long term liabilities. तो liabilities repayable होती है, liabilities को पे किया जाता है किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन, आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड, है ना, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो किसी लंबे टाइम के बाद पे हो रही है। दे डू नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट इन द ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली अ ईयर। देखिए दे डू नॉट बिकम ड्यू, देखिए उनकी जो पेमेंट है वो जो हमारा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग साइकिल है बिजनेस का, है ना, या हमारा जो शॉर्ट पीरियड है बिजनेस का, यानी कि एक साल का, उसमें पे नहीं हो रही है वो, है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर्स इसका एग्जाम्पल है ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड भी होती है अनसिक्योर्ड भी होती है, पर यूजुअली ये सिक्योर्ड ही होती है, ठीक है। सो जिसकी पेमेंट जो है वो एक साल के अंदर नहीं हो सकती, है ना, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद होती है, तो वो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज।
लाइबिलिटीज विच आर रिपेबल ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस, यूजुअली विद एन ईयर, है ना, आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है बिजनेस की, है ना, यूजुअली एक साल के अंदर अंदर जिसकी पेमेंट हो सकती है, तो उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। दे आर पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स और बाय द क्रिएशन ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज। तो इनकी पेमेंट करंट एसेट से हो सकती है या और बाय द क्रिएशन ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी, है ना, इसकी पेमेंट की जा सकती है। एग्जांपल्स यहाँ बताए गए हैं। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेस पेबल, डिविडेंड पेबल्स, ये सब चीजें इंक्लूड की जाती हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज विल रिजल्ट इनटू लाइबिलिटीज ऑफन सॉरी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है विल रिजल्ट इनटू लाइबिलिटीज ओनली इफ सर्टेन इवेंट्स हैपन। देखिए अगर कोई सर्टेन इवेंट हैपन हो जाता है, कोई ऐसा इवेंट जिसके बारे में हमको मतलब पता नहीं था, है ना, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर वो हो जाता है, कोई सर्टेन इवेंट हो जाता है, तो वो लाइबिलिटी मानी जाएगी, है ना। जैसे कि बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम, हमने बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवाया है ना, और बिल एंडोर्स करवाया है, विच में बी डिसऑनर, और वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी मानी जाएगी? कॉन्टीजेंट। सो अनपेड कॉल्स ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, और डिस्प्यूटेड क्लेम्स एटसेट्रा। जैसे सपोज करिए कोई कोर्ट में केस चला है ना, और वो केस जो है वो अगर हम 4 साल के बाद हार जाते हैं, है ना, अगर हम लूज कर जाते हैं उस केस को, हम हार जाते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। इन केस तो हमको इन फ्यूचर पता नहीं है कि क्या हो सकता है ना। तो डिस्प्यूटेड क्लेम्स वो मतलब इसने कोर्ट के मुकदमे की बात की है यहाँ पे। सो दे आर नॉट शोन। देखिए जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज होती हैं इनको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है ना, बट आर डिस्क्लोज, इनको डिस्क्लोज किया जाता है बाय वे ऑफ नोट। एक फुट नोट छोड़ा जाएगा बैलेंस शीट के नीचे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट छोड़ेंगे, जैसे बैलेंस शीट बनाएंगे हम यहाँ पे, उसके नीचे हम एक फुट नोट छोड़ेंगे कि ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है एंड दीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, ये भी मैंने आपको बता दी कि जो एक्चुअल में भी लाइबिलिटी नहीं है, पर किसी सर्टेन इवेंट के होने पर ये लाइबिलिटी बन सकती है, और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दिए मैंने आपको। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स अब फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। देखिए बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं, लाइबिलिटी और एसेट। यहाँ पे एज एट लिखा जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो एसेट साइड में पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, बिजनेस प्रीमाइसेस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सबको शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मॉर्गेज लोन्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया था कि कैपिटल का अमाउंट हम यहाँ अंदर लिखेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट होगा तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, अगर लॉस होगी तो उसको माइनस किया जाएगा ना, दो में से कोई एक बातें होंगी। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें ड्राइंग को लेस करेंगे, इंटरेस्ट और ड्राइंग को लेस करेंगे, फिर अगर कोई इनकम टैक्स है उस इनकम टैक्स को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर जाके जो हमारे पास अमाउंट बचेगा उसको यहाँ पे कैपिटल के अमाउंट को शो करेंगे। और इसकी दोनों साइडों का टोटल हमेशा जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको प्रेजेंट करने की फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो ये चीज मैं आपको स्टूडेंट्स अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं।